बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली पार्ट 2 है सैम्पलिंग अप्रोचेस का, जिसमें आज हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच या टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और इन्हें कब कब यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये कि प्रोबेबिलिटी सैंपल हम कहते हैं किसे हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है ये एक ऐसा सैंपल है जिसमें हर आइटम को, पॉपुलेशन के हर आइटम को इक्वल चांस दिया जाता है, चाहे वो आइटम हो या पर्सन हो। ठीक है, इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्शन का। तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पे रिसर्चर जो है वो सैंपल की सिलेक्शन करता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, क्योंकि ये बेसिकली आगे चलकर इसकी कैटेगरीज डिस्कस होंगी, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अपने अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं। लेकिन पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो सिलेक्शन होती है वो अल्टीमेटली रैंडमली होती है। मींस आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन सम सिलेक्शन प्रोसीजर आप उन्हें सेलेक्ट करते हो, जबकि तमाम एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ऑल द मेंबर्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल विद दिस सिलेक्शन पैरामीटर। इसकी खासियत ये होती है कि आप का जो सैंपल होता है वो बाइस्ड सैंपल नहीं रहता। मींस उसकी जो एस्टिमेशन आएगी वो भी रिलायबल होगी और वो पूरी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली और ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा विदाउट एनी बाइसनेस। अब इसमें अप्रोचेस कौन सी हैं जब हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच या रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच को डिस्कस करते हैं, तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो इसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें सिंपली ये होता है कि आप डेटा को आप सैंपल के जो एलिमेंट्स हैं जिनसे आपने डाटा कलेक्शन करनी है उन्हें रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट कर लो। अब उसके भी कई तरीके हैं। आप एक बाउल में पर्चियाँ डालकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप रैंडम टेबल जो हैं उसके डिजिट्स को भी यूज़ कर सकते हो। आप एक्सेल की शीट में भी जो है वो रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो बेस्ड ऑन सम प्री डिफाइंड लिस्ट, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ठीक है, इसकी एक डिटेल वीडियो आगे चलकर मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें जो एक्सेल की मदद से रैंडम सिलेक्शन की जाती है एलिमेंट्स की, वो तरीका भी सिखाऊंगा। दूसरी जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी या रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच में, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की खासियत ये होती है कि इसमें जब सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा होता है तो सैंपल का जो पहला एलिमेंट है वो रैंडम नंबर होता है। ठीक है, चाहे वो बॉल्स में पर्चियाँ डाल के जो है वो सेलेक्ट किया जाए, चाहे वो जो है वो रैंडम टेबल यूज़ करके, रैंडम नंबर्स का टेबल यूज़ करके पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। और ये भी हो सकता है कि आप एक्सेल में फार्मूला पुट करके भी पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लें। जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसके लिए एक फार्मूला लगाना पड़ता है, जिसको हम kth वैल्यू का फार्मूला कहते हैं। इसकी भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। उसमें बाकायदा इसका प्रोसीजर सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का वर्ड जो है वो स्ट्रेटा से निकला है और स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। ठीक है, तो जब आप सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें से रैंडम सिलेक्शन करते हैं अपने सैंपल की, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल है, जैसे एक क्लास है, को एजुकेशन की बेस पर क्लास बनाई गई है, तो उसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी। गर्ल्स के अपने सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेकअप भी करती हैं,
ठीक है, उनका पहनावा भी अलग होता है, ठीक है, उनकी जो सोचने समझने की जो आदत हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। मेल या बॉयज़ जो हैं उनकी आदतें अलग होती हैं, उनका पहनावा अलग होता है, ठीक है। वो गर्ल्स की तरह ज़ाहिर है सुर्खी वगैरह तो नहीं लगाते हैं। तो जब आप सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप में से रैंडम सिलेक्शन करते हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसी तरह जो चौथी कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी है उसमें वो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में भी ग्रुपिंग ही की जाती है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन क्लस्टर, जिसको हम जोग्राफिकल ग्रुपिंग कहते हैं। मसलन एक ही क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई किसी इलाके से आ रहा होगा, कोई किसी इलाके से आ रहा होगा। बाज़ बच्चे जो हैं वो एक इलाके से एक से ज़्यादा बच्चे भी आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनकी जोग्राफिकल ग्रुपिंग कर देते हैं कि कौन कौन किस किस इलाके से बिलोंग करता है, चाहे उसमें बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, दोनों ही शामिल हैं। तो जब हम जोग्राफिकल बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो जब आप जोग्राफिकल ग्रुपिंग कर देते हैं तो फिर इनमें से रैंडमली आप सेलेक्ट करते हैं। अब इसके यूजेस पे आ जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड या रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच है, इसकी यूजेस क्या क्या हैं, कब ये इस्तेमाल की जाती है, और क्या इसके जो हैं वो आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये आपकी जो सैम्पल बायसनेस है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। यूजिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड द बायस इन द सैम्पल डिराइव्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज़ नेग्लिजिबल टू नॉन एग्जिस्टेंस। मीन्स बायसनेस क्योंकि ख़त्म हो चुकी होती है तो किसी भी तरह का किसी तरह की भी जो बायसनेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती आपके सैंपल में। द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल मेनली डिपिक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लीड्स टू हायर क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शन एज द सैंपल अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इसी तरह आपकी जो डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ये उसको भी ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि बाज़ कंट्रीज़ हैं वो मल्टी कल्चरल हैं। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, वहाँ पे 65 प्लस जो हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 65 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और मज़ाहिब के लोग भी हैं। फिर बहुत सारे वहाँ पे एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अपने अपने कल्चर्स हैं, तो डेमोग्राफिक डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस का फ़र्क भी है। तो जब डाइवर्स पॉपुलेशन हो वहाँ पर अगर आप किसी एक ग्रुप की बेस पर स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो वो बाइसनेस है। तो अगर आप उस स्टडी में तमाम लोगों को शामिल करते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो फिर डाइवर्स पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ स्क्वायर वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट कुड मेक देयर point of sale devices, a survey conducted from a sample of people across the US from different industries and socio-economic background helps। ये वही बात है कि आप अपनी स्टडी में डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग अगर शामिल करेंगे तो ही वो स्टडी आपको सही हेल्प आउट करेगी। तीसरी इसमें यूज़ आ जाता है कि आपका जो सैम्पल है वो एक्यूरेटली क्रिएट होता है अगर आप probability based sampling approach apply करें। So probability sampling helps the researcher plan and create an accurate sample. This helps to obtain well defined data। तो ये कुछ uses थे आपके जो हैं probability based सैम्पलिंग अप्रोच की बेस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की सही तरह समझ आई होगी। इसी सीरीज़ की जो तीसरी वीडियो है उसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्रोच को डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उन्हें भी आप देख सकें। शुक्रिया।